हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आई एम योर फ्रेंड भरत शंकर। तो आपने जनरली ये देखा होगा कि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्टार इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अक्सर छोटे कंपनीज में या स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। और ऐसा क्यों है? बहुत सीधी सी बात है। अगर कोई स्मॉल कैप कंपनी है तो उसका बिजनेस भी छोटा होगा और ऐसे छोटे बिजनेसेस पहले निश बिजनेस से स्टार्ट करते हैं और वहां से अपना बिजनेस एक्सपैंड करते हैं। और इसी रीजन की वजह से ऐसे छोटे बिजनेसेस में ग्रोथ का स्कोप भी ज्यादा होता है, यानी इनके पास पाने के लिए बहुत कुछ होता है और खोने के लिए बहुत कम होता है। और अगर ऐसे छोटे कंपनी सक्सीड हो जाते हैं तो इनके प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और अगर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो स्टॉक प्राइस भी मल्टीप्लाई होने का चांसेस रखता है। बट हैविंग सेड दैट, हमें ये भी ध्यान में रखना है कि स्टॉक मार्केट में चीजें इतनी सिंपल नहीं होती है कि मैंने एक छोटे कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और वहां से अच्छे रिटर्न्स बन गए। क्योंकि छोटे कंपनीज में रिवॉर्ड का चांस जितना बड़ा होता है उतना रिस्क भी वहां पर होता है। क्योंकि छोटे कंपनीज जो होते हैं वो टफ कॉम्पिटिशन फेस करते हैं, और एक कॉम्पिटिशन देने वाले जनरली एस्टैब्लिश्ड कंपनीज होते हैं। अगर कोई सरकारी पॉलिसी चेंज हो गया तो इंपैक्ट पड़ सकता है, या मान लो इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया या इकोनॉमी कुछ सालों के लिए खराब रहा, तो ऐसे टाइम पे छोटे कंपनीज बहुत ज्यादा सफर कर सकते हैं और कुछ कंपनीज तो बंद भी हो सकते हैं। और इसलिए छोटे कंपनीज में अगर आपको हाई रिवॉर्ड के चांसेस दिखते हैं तो उसके साथ आने वाले हाई रिस्क को भी आपको मैनेज करना सीखना होगा। और जनरली जो स्टार इन्वेस्टर्स ऐसे छोटे कंपनीज में इन्वेस्ट करके बड़े रिटर्न्स कमाते हैं, वो रिस्क भी उतना ही बेहतरीन तरीके से मैनेज करते हैं। और ऐसे ही दो वेरी सक्सेसफुल स्टार इन्वेस्टर्स हैं, आशीष कचोलिया और मुकुल अग्रवाल। और ये दोनों बहुत सारे स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए जाने जाते हैं, और ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज में ये मल्टी बैगर्स ढूंढने के लिए भी जाने जाते हैं। और रिसेंटली इन दोनों स्टार इन्वेस्टर्स ने एक स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो आज की वीडियो में हम इसी कंपनी को एज अ केस स्टडी कंसिडर करेंगे और इस कंपनी का बिजनेस समझने की कोशिश करेंगे, इसके फंडामेंटल समझने की कोशिश करेंगे, और इस कंपनी में जो हिडन रिस्क फैक्टर्स है उनको भी एनालाइज करेंगे। और वीडियो के एंड में आपको एक बहुत ही स्पेशल इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, जहां पर हम देखेंगे कि इन दोनों स्टार इन्वेस्टर्स ने लास्ट 2 क्वार्टर्स में कौन कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। एंड ऑफ कोर्स जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो बिजनेस और फंडामेंटल एनालिसिस के अराउंड होगा। लेकिन हाँ, अगर कुछ लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखने में इंटरेस्टेड है तो हम एक फ्री वर्कशॉप करने वाले हैं, जहां पर हम ये सीखने वाले हैं कि सुपर ट्रेंड की मदद से हाई मोमेंटम स्टॉक्स को कैसे ढूंढा जा सकता है। और इस वर्कशॉप में ये जो सुपर ट्रेंड वाला ट्रेड सेटअप है, हम इसके डिटेल्स भी समझेंगे और साथ ही साथ हम इसको बैक टेस्ट भी करेंगे। लेकिन हाँ, इस वर्कशॉप के लिए हम बस 1000 रजिस्ट्रेशन अलाउ कर रहे हैं, और अगर आपको रजिस्टर करना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। अभी जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। एंड एज अ पार्ट ऑफ आवर फ्री एजुकेशन इनिशिएटिव ये वर्कशॉप बिल्कुल फ्री होगा। तो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, जो दोनों स्टार इन्वेस्टर्स हैं मुकुल अग्रवाल और आशीष कचोलिया, दे बोथ आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द शार्पेस्ट स्टॉक पिकर्स इन इंडिया। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इन दोनों का ही हिस्ट्री रहा है कि इन्होंने मार्केट से पहले कुछ ऐसे छोटे कंपनीज को आइडेंटिफाई किया है या रिकॉग्नाइज किया है जो आगे चल के मल्टी बैगर्स बने। और अभी अगर आप इनके क्वार्टर 2 रिजल्ट्स में पोर्टफोलियो देखेंगे तो इन दोनों के पोर्टफोलियो में एक स्टॉक कॉमन है, यानी क्वार्टर 2 में इन दोनों ने ही एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। और ये जो कॉमन कंपनी है ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है। यानी इस कंपनी का जो आईपीओ है वो बहुत रिसेंटली आया है। टू बी प्रिसाइज, सितंबर 2025 को इस कंपनी का आईपीओ आया, जहां पर कंपनी ने अबाउट 772 करोड़ का पैसा रेज किया था आईपीओ से, और इसमें से 721 करोड़ फ्रेश इशू था। और अगर किसी को पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो वहां पर 2 तरीके से शेयर्स बेचे जाते हैं। पहला है फ्रेश इशू और दूसरा है ऑफर फॉर सेल। और फ्रेश इशू से जो पैसा आता है वो कंपनी के खाते में जाता है, जिसको कंपनी अपने डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और वही जो ऑफर फॉर सेल से जो पैसा रेज किया जाता है वो पैसा प्रमोटर के जेब में जाता है, या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जिन्होंने ऑफर फॉर सेल में शेयर बेचा है उनके जेब में जाता है। और वो पैसा कंपनी को नहीं मिलता है, जिससे कंपनी को कुछ फायदा नहीं होता है। और अभी इस कंपनी ने जो आईपीओ में 772 करोड़ का फंड रेज किया था, उसमें से 771 करोड़ फ्रेश इश्यू से आया है, यानी ये पैसा कंपनी के खाते में जाएगा। और इन पैसों को कंपनी बोलता है कि वो अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फंड करने के लिए इस्तेमाल करेगा और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज करेगा। और यहाँ पर हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है विक्रान इंजीनियरिंग लिमिटेड। ऑन द सरफेस अगर हम कंपनी के रिलेटेड कुछ नंबर्स देख ले तो इस कंपनी का मार्केट कैप अबाउट 2529 करोड़ के आसपास है, यानी ये एक बहुत ही छोटा कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। और इसका जो पी रेशो है वो अबाउट 32 के आसपास है। एंड ऑल्सो कंपनी के ऊपर एक साइजेबल डेट बर्डन है ऑफ अबाउट 274 करोड़, और कंपनी के पास अबाउट 67 करोड़ के कैश इक्विवेलेंट्स है, यानी इफेक्टिवली कंपनी के ऊपर अबाउट 278 करोड़ का डेट बर्डन है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो रिलेटिवली ऑन द लोअर साइड है ऑफ अबाउट 3। और यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए कंपनी ने जितना डेट लिया है उसके ऊपर अगर कंपनी को 1 रुपए का इंटरेस्ट पे करना है हर साल,
तो उसके कंपैरिजन में कंपनी 3 रुपए कमाता है। और ये पैरामीटर स्पेशली जो इंजीनियरिंग कंपनीज होते हैं और जो इंफ्रा कंपनीज होते हैं वहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि वहां पर कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। अगर कोई इंफ्रा का प्रोजेक्ट है, जैसे कि कोई ब्रिज बनाना है, तो वहां पर डेफिनेटली ऐसे कंपनीज को लोन लेना पड़ता है और ये लोन यूजुअली लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। और लॉन्ग टर्म में ऐसे कंपनीज इन लोन्स को सर्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा उसको गेज करने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को एनालाइज करते हैं। तो अभी ये ओवरव्यू समझने के बाद ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी करता क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी पैसे कैसे कमाता है। और इस समझने के बाद ना मैं आपको कंपनी में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर भी बताऊंगा और इस रिस्क फैक्टर को कैसे एनालाइज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी ये कंपनी करता क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, वो समझने के लिए मैंने कंपनी का DRHP रिपोर्ट ओपन किया है जो कंपनी IPO के टाइम पे सबमिट करता है। और ये कंपनी अभी रिसेंटली लिस्टेड है तो इसका एनुअल रिपोर्ट भी अभी रिलीज नहीं हुआ है। तो इसलिए कंपनी ने जो भी DRHP रिपोर्ट में जो डिटेल्स दिए है वहीं से हमें कंपनी का बिजनेस समझना होगा और कंपनी के ऑपरेशन समझने होंगे। तो ये जो कंपनी है ये एक इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, यानी EPC कंपनी है। यानी अगर मान लीजिए किसी को एक बहुत बड़ा रेलवे का प्रोजेक्ट बनाना है या कोई मान लो कोई डैम कंस्ट्रक्ट करवाना है तो वो ऐसे EPC कंपनीज के पास आ सकते हैं और इनको अगर उन्होंने पैसे दे दिए तो ये एंड टू एंड काम पूरा कंप्लीट कर देते हैं। यानी इंजीनियरिंग से लेके डिजाइनिंग से लेके प्रोक्योरमेंट से लेके कंस्ट्रक्शन तक सब कुछ चेक करके देते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर आपको एक घर का कंस्ट्रक्शन करना है तो आपने क्या किया, आपने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, आपने जगह दिखाई और उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दे दी। और ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, ये इंजीनियर को भी बुलाएगा, आर्किटेक्ट को भी बुलाएगा, सीमेंट, ईट, सैंड जो भी चाहिए सब कुछ ये लेके आएगा, मिस्त्री मजदूरों को भी बुला के कंस्ट्रक्शन का काम यही करवाएगा और एंड टू एंड पूरा कंस्ट्रक्शन करके आपके हाथ में चाबी दे देगा। और इसी काम को एक बड़े स्केल पे अगर किया जाता है, कोई ब्रिज बनाया जाता है, कोई बड़ा सा डैम बनाया जाता है तो इसको EPC यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम बुलाया जाता है और इन काम को करने वाले कंपनीज को EPC कंपनीज बुलाए जाते हैं। और इस कंपनी का जो पूरा बिजनेस है वो 3 वर्टिकल्स में बटा हुआ है। पहला बिजनेस वर्टिकल है पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का और यहाँ पर एक कंपनी है जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं। आपने गांव वगैरह बाहर आपने देखा होगा ये जो बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन होते हैं ना हाई वोल्टेज के, उसके कंस्ट्रक्शन का काम करता है इस पर्टिकुलर वर्टिकल में। और इस वर्टिकल में अगर आप इनके पास्ट वर्क देखेंगे तो इन्होंने रायपुर सब स्टेशन के लिए काम किया है, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के लिए काम किया है और उसके बाद इन्होंने जो बिहार में जो मुजफ्फरपुर है वहां पर भी एक प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन काम इन्होंने किया हुआ है। और इसके बाद इनका दूसरा बिजनेस वर्टिकल है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें एक कंपनी है जो सरफेस एंड अंडरग्राउंड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है इसको एग्जीक्यूट करता है। और एक कंपनी ये भी बोलता है कि ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स को भी डिजाइन करता है और इंप्लीमेंट करता है। और इसके बाद इनका तीसरा बिजनेस वर्टिकल है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का, जहां पर ये बेसिकली ये जो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम करता है। एंड सो फार अगर आप इन तीनों वर्टिकल से रेवेन्यू सेग्रीगेट करेंगे, यानी हर एक वर्टिकल से कितना रेवेन्यू आता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो वर्टिकल है वहां से कंपनी को 49.31% ऑफ द रेवेन्यू आता है। यानी जो भी कंपनी के पास पैसा आता है उसमें से 49.31% ऑफ द पैसा पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के काम से आता है। और उसके बाद अनदर 49.28% ऑफ द जो रेवेन्यू है वो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है। और उसके बाद फाइनली ये जो 1.4% ऑफ द रेवेन्यू है, छोटा सा रेवेन्यू है, वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट से आते हैं। एंड सरप्राइजिंगली अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी नहीं कर रहा था और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी नहीं कर रहा था। और इन दोनों वर्टिकल्स में काम शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर 2023 से, और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी सिर्फ पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ही काम कर रहा था। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कंपनी ने जो कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए उसके फोटो भी प्रोवाइड करता है, उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसने ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए एग्जीक्यूट किया था रायपुर में। ऐसे ही और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये रिपोर्ट आपको सेबी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड करके आराम से बारीकी से अगर आपको ये सारे प्रोजेक्ट्स देखने हैं तो यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक दिस ऑल ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। और उसके बाद अगर आप थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर इस कंपनी के जो वाटर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात किया जा रहा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज आर सम ऑफ द वाटर प्रोजेक्ट्स जो कंपनी ने एग्जीक्यूट किया हुआ है। और उसके बाद अगर आप कंपनी का ऑर्डर बुक देखेंगे तो लास्ट 2 इयर्स में कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो बहुत स्ट्रांगली ग्रो हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर बुक है, ये फाइनेंशियल ईयर 2022 का है और यहाँ पर ये जो भी ऑर्डर्स मेंशन किए गए हैं वो मिलियंस में है। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का जो ऑर्डर बुक था वो अबाउट 5173 मिलियन के आसपास था, यानी
517 करोड़ के आसपास था। उसके बाद 2023 में यानी फाइनेंशियल ईयर 2023 में सडनली ये ऑर्डर बुक 3 गुना बढ़ के अराउंड 2045 करोड़ के आसपास हो जाता है। यानी यहाँ पर ये जो नंबर है मिलियंस में है, इसको अगर आप करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो वो बनता है अबाउट 2045 करोड़। और उसके बाद अभी अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2024 में देखेंगे तो ये ऑर्डर बुक फिर से थोड़ा सा बढ़ के अबाउट 2114 करोड़ के आसपास हो गया था। एंड ऑफ कोर्स ये जो ऑर्डर बुक का डेटा है ये फाइनेंशियल ईयर 2024 का है, लेकिन अभी अगर हमें लेटेस्ट ऑर्डर बुक का डेटा देखना है तो वो हम कहां से देख सकते हैं? तो ये करना बहुत ही सिंपल है। आप screener.in पे आ सकते हैं और उसके बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर आपको क्रेडिट रेटिंग्स के रिपोर्ट्स दिखेंगे और यहाँ पर जो लेटेस्ट रिपोर्ट होगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड ऑफ कोर्स 2024 के बाद का जो डेटा है उसको देखने के लिए मैंने कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स रेफर किए थे और वहां पर इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का मैंने एक रिपोर्ट मेंशन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट बनाया है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने, जो कि एक फिच ग्रुप का कंपनी है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रेटिंग एजेंसी कंपनी है। एंड ऑफ कोर्स ये जो रिपोर्ट है ये कंपनी ने जो लोन वगैरह लिया है उसके रेटिंग का रिपोर्ट है और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। लेकिन जो रेटिंग एजेंसी होता है, अगर वो किसी भी कंपनी का जो लोन होता है, उन्होंने जो भी क्रेडिट लिया हुआ है उसको अगर उसे अपग्रेड करना होता है या डाउनग्रेड करना होता है तो उनको लॉजिक देना होता है और एक्सप्लेनेशन देना होता है। और उसके लिए वो क्या करते हैं, वो बहुत सारा जो कंपनी का डेटा होता है वो रिपोर्ट में पब्लिश करते हैं। और यहाँ पर अभी हमें वही डेटा देखना है और ऑर्डर बुक के जो लेटेस्ट नंबर्स है उसको निकालना है। और इस रिपोर्ट में अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कंपनी के अलग अलग उन्होंने लॉजिक दिया हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑर्डर बुक का इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। और ये मे भी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं अगर इसको थोड़ा सा जूम इन कर दूं तो यू विल बी एबल टू सी दैट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो करंटली अगर आप देखेंगे तो एज ऑफ 30 जून 2025 अगर आप कंपनी का ऑर्डर बुक देखेंगे तो जो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है वो अबाउट 2412 करोड़ के आसपास है। यानी 2024 में जो ऑर्डर बुक अबाउट 2115 करोड़ के आसपास था वो अभी फिर से ग्रो होके अबाउट 2412 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और ये रेटिंग एजेंसी यहाँ पर ये भी बोलता है कि अगर कंपनी ने इस ऑर्डर बुक को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया तो ये कंपनी मीडियम टर्म में एक सस्टेनेबल ग्रोथ को भी अचीव कर सकता है। और यहाँ पर देखिए ये ऑर्डर बुक का ब्रेकअप भी देता है। यहाँ पर कंपनी का जो पावर इंफ्रा और डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पर अबाउट 43.87% ऑफ द ऑर्डर्स है और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर से अबाउट 31.02% ऑफ द ऑर्डर्स है और जो इलेक्ट्रिक हाई वोल्टेज प्रोजेक्ट्स है उसके अबाउट 23.18% ऑफ द ऑर्डर्स है। और उसके बाद जो रिमेनिंग ऑर्डर बुक है वो रेलवे प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड है। और इस ऑर्डर बुक को अगर आप जियोग्राफी वाइज भी अगर आप डिवाइड करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो भी ऑर्डर्स मिले हैं वो अबाउट 29.02% उत्तर प्रदेश में है, 22.63% मध्य प्रदेश में है, कर्नाटका में 11.67% है, आंध्र प्रदेश में अबाउट 11.07% है और बाकी के स्टेट्स में अबाउट लेस देन 5% ऑफ द प्रोजेक्ट्स है। एंड ऑल्सो यहाँ पर ये रेटिंग एजेंसी ये भी बोलता है कि द रिस्क आर मिटिगेटेड बाय द हेल्दी ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एग्जीक्यूशन एंड प्रमोटर्स एक्सपीरियंस ओवर 3 decades इन द सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए इस रिपोर्ट में ये भी बोला जाता है कि एज पर द मैनेजमेंट द कंपनी हैड अ बिड पाइपलाइन ऑफ ₹25,000 million to 30,000 million एज ऑफ अगस्त 2025। यानी अगस्त 2025 तक कंपनी ने अबाउट 2,500 करोड़ टू 3,000 करोड़ एडिशनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड करके रखा है। उनमें से कितने प्रोजेक्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो पता नहीं है, लेकिन इन्होंने इतने वैल्यू के प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड करके रखा है। अगर इनमें से कुछ और प्रोजेक्ट्स मिल जाते तो कंपनी का जो प्रेजेंट ऑर्डर बुक है जो अबाउट 2412 करोड़ के आसपास है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है और भी ज्यादा एक्सपैंड हो सकता है। और उसके बाद अगर हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो 2021 से कंपनी के जो सेल्स है वो लगातार बढ़ रहा है और लास्ट 5 इयर्स में अगर आप देखेंगे तो सेल्स जो है वो ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ा है, क्योंकि 2021 में कंपनी के सेल्स थे अबाउट 336 करोड़, तो 2025 में बढ़ के हो गया 916 करोड़। और वही अगर आप कंपनी के प्रॉफिट देखेंगे तो 2021 में कंपनी अबाउट 17 करोड़ का प्रॉफिट कमाता था, वही अभी 2025 में कंपनी अबाउट 78 करोड़ का प्रॉफिट्स कमाता है। लेकिन हाँ, इस कंपनी में 2 मेजर कंसर्न्स है। पहला मेजर कंसर्न इस कंपनी के बैलेंस शीट में है, क्योंकि अगर आप कंपनी के अदर एसेट्स में देखेंगे तो कंपनी का जो रिसीवेबल्स है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एंड राइट नाउ कंपनी का जो रिसीवेबल्स है मार्च 2025 में वो अबाउट 634 करोड़ के आसपास है। यानी कंपनी का जो टोटल एसेट्स है जो अबाउट 1355 करोड़ के आसपास है, उस टोटल एसेट का ऑलमोस्ट
47 to 49% जो है वो ट्रेड रिसीवेबल्स में ही फंसा है। और उसके बाद दूसरा कंसर्न है, अगर आप कंपनी का कैश फ्लो देखेंगे तो कंपनी का जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो लास्ट 2 ईयर्स में नेगेटिव है। यानी कंपनी भले ही प्रॉफिट कमा रहा हो लेकिन कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी का जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव है। यानी बेसिकली इसका मतलब क्या है कि कंपनी प्रोजेक्ट्स तो एग्जीक्यूट कर रहा है लेकिन प्रोजेक्ट के जो पैसे इनको आने थे वो अभी तक आए नहीं है, जिसकी वजह से इनका जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो नेगेटिव है। और वो पैसा कहां पर जा अटक रहा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं वो पैसा ट्रेड रिसीवेबल्स में अटक रहा है। यानी ट्रेड रिसीवेबल्स वो पैसा है जो कंपनी के पास आने हैं, कंपनी के काम जो भी कंपनी ने किया है उसके बदले पैसे आने हैं जो अभी तक आए नहीं है। और किसी भी कंपनी का अगर ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ता है तो उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। और यहां पर आपको समझना ये होगा कि अगर किसी भी कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स अगर बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, बलून हो रहा है, और कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है अगर वो लगातार नेगेटिव है तो वो डेफिनेटली रेड फ्लैग है। लेकिन ये रेड फ्लैग सही में एक जेन्युइन रेड फ्लैग है या नहीं, उसको जानने के लिए हमें इसके पीछे रीजन क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। और इसलिए जब भी मैं ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ते हुए देखता हूं और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अगर नेगेटिव देखता हूं तो मैं इमीडिएटली कंक्लूजन पे नहीं जाता, मैं वहां पर इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है वो जानने की कोशिश करता हूं। अगर वो रीजन जस्टिफाइबल है तो देन आई विल कंटिन्यू विथ माई एनालिसिस। अगर वो जस्टिफाइबल नहीं लगता है तब मुझे वहां पर डाउट होगा कि ये रेड फ्लैग सच में अगर मैनिफेस्ट हो गया तो दिस कुड पुट द कंपनी इनटू ट्रबल। तो इसीलिए मैं वहां पर मैं अपना जो एनालिसिस है उसको डिसकंटिन्यू करता हूं एंड आई विल मूव ऑन टू अ डिफरेंट कंपनी। और इस कंपनी पे भी मैंने रीजंस ढूंढने की कोशिश की और वन ऑफ द रीजन मुझे ये मिला कि यहां पर आप देख सकते हैं ये जो डेटा है ये कंपनी का जो DRHP रिपोर्ट है उसमें दिया गया है। और वहां पर यह बोला जाता है कि कंपनी के जो टाइप ऑफ क्लाइंट्स हैं वो 3 तरीके के हैं। कंपनी का सबसे पहला टाइप ऑफ क्लाइंट है गवर्नमेंट, यानी ये सरकार के लिए काम करता है, सरकार के लिए प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करता है। और यहां पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर या फिजिकल ईयर 2024 में कंपनी के पास जो भी ऑर्डर बुक था उसमें से 46.45% ऑफ द ऑर्डर्स जो है वो सरकारी प्रोजेक्ट्स के थे। और उसके बाद कंपनी के दूसरा टाइप ऑफ क्लाइंट है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी बेसिकली जो PSUs है यानी जो सरकारी ओन्ड कंपनीज है वो इसके दूसरे टाइप ऑफ क्लाइंट्स है। और फिजिकल ईयर 2024 में इनके पास जो भी ऑर्डर बुक था उसमें से 21.03% ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो है वो PSU कंपनीज ने दिया था। और उसके बाद ऑर्डर बुक में जो बाकी के यानी 32.52% ऑफ द जो प्रोजेक्ट्स थे वो प्राइवेट सेक्टर से आया था। तो यहां पर कंपनी के जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो इतना ज्यादा बढ़ने के पीछे एक थ्योरी या एक रीजन ये हो सकता है कि जनरली जो प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनीज होते हैं या क्लाइंट्स होते हैं वो पेमेंट टाइम पे दे देते हैं, लेकिन जो PSUs है और जो गवर्नमेंट के जो रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है वहां पर जो पेमेंट मिलना जो होता है वो यूजुअली डिले होता है। यानी जनरली ये देखा जाता है कि जो सरकारी कंपनीज होते हैं या जो PSUs होते हैं वहां से पैसे तो आ जाते हैं लेकिन थोड़ा डिले से या थोड़े देर से आते हैं। तो ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहा है और कंपनी का जो कैश फ्लो है वो लास्ट 2 इयर्स में नेगेटिव है। एंड ऑफ कोर्स ये जो रीजन हमने डिस्कस किया है ये एक एजुकेटेड गेस है जो कि सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। अभी आपके माइंड में एक सवाल आ सकता है कि सही जवाब कैसे जाना जाए। तो सही जवाब जानने का जो एकमात्र एक्यूरेट तरीका है वो ये है कि मैनेजमेंट को खुद इसके ऊपर क्लैरिटी देना होगा। एंड यूजुअली अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल में अगर ये सवाल पूछता है तो मैनेजमेंट वहां पर एक क्लैरिटी दे देता है, या ये भी हो सकता है कि आने वाले जो ऑफिशियल फाइलिंग्स है या रिपोर्ट्स है वहां पर भी मैनेजमेंट इसका जवाब दे सकता है। लेकिन अभी के लिए दिस इज द क्लोजेस्ट रीजनिंग आई कैन फाइंड। जो कंपनी का जो रिसीवेबल्स बढ़ रहा है और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव है उसको एक्सप्लेन करता है, उसके पीछे एक रीजन देता है। और उसके बाद अगर आप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो सितंबर 2025 यानी जिस टाइम पे कंपनी का IPO आया था तो उस टाइम प्रमोटर्स का होल्डिंग कंपनी में अबाउट 56.17% के आसपास था। FIS का होल्डिंग इस कंपनी में अबाउट 2.38% के आसपास था। DIS का होल्डिंग अबाउट 12.64% के आसपास था और पब्लिक का होल्डिंग अबाउट 28.8% के आसपास था। और ये जो पब्लिक का होल्डिंग है अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 बड़े नाम दिख जाएंगे, जहां पर पहला नाम है आशीष कचोलिया जो इस कंपनी में अबाउट 1.52% ऑफ द स्टेक होल्ड करते हैं, और दूसरा नाम आपको दिख जाएगा मुकुल महावीर अग्रवाल का जो इस कंपनी में अबाउट 1.16% ऑफ द शेयर होल्ड करते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर इन दोनों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो इनका खुद का लॉजिक हो सकता है, इनका खुद का एनालिसिस हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स ये दोनों स्टार इन्वेस्टर्स है, इनका रेपुटेशन क्या है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है ये ऑलरेडी सबको पता है। बट हावेवर हमें ये भी समझना है कि जस्ट बिकॉज बड़े इन्वेस्टर्स किसी स्टॉक को खरीद रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी जाके उस स्टॉक को खरीद ले। बिकॉज इफ यू सी इन द पास्ट बहुत सारे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे जो स्टार इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भी स्टॉक पिकिंग में बहुत बार गलती किया है।
और कई बार ऐसा भी होता है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स है या स्टार इन्वेस्टर्स है उनके इन्वेस्टमेंट टाइम हॉरिजॉन भी अलग हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी बड़े इन्वेस्टर ने किसी पर्टिकुलर स्टॉक में 10 साल के टाइम होराइजन के लिए इन्वेस्ट किया था, एंड जस्ट बिकॉज इस बड़े इन्वेस्टर ने खरीदा है उसको देख के एक रिटेल इन्वेस्टर जिसको बस 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना था उसने भी अगर स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया और मान लो 1-2 साल के बाद अगर स्टॉक नीचे गिर गया, तो ये जो बड़ा इन्वेस्टर है जो लंबे टाइम होराइजन के लिए होल्ड कर रहा है वो तो होल्ड करेगा, वो सेल नहीं करेगा, लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर पैनिक में आके सेल करके लॉसेस बुक कर सकता है। और उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि जो बड़े इन्वेस्टर है और जो छोटा रिटेल इन्वेस्टर है उन दोनों का रिस्क एपेटाइट जो है वो अलग अलग। अगर मान लीजिए जो बड़ा इन्वेस्टर है उसने अपने 1000 करोड़ के पोर्टफोलियो में अगर मान लो 10 करोड़ रुपए अगर निकाल के एक पर्टिकुलर रिस्की स्मॉल कैप स्टॉक में डाल दिया और ये 10 करोड़ रुपए अगर डूब गिर गए, यहाँ पर अगर लॉस भी हो गया, तो इस बड़े इन्वेस्टर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1000 करोड़ का जो उसका पोर्टफोलियो है वो सेफली एंड सिक्योरली वेल डाइवर्सिफाइड तरीके से इन्वेस्टेड है। लेकिन वही अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर अपना जो पूरा सेविंग्स है अगर वो ऐसे रिस्की स्टॉक में डाल देता है और वहां पर अगर वो पैसे डूब जाते हैं तो देन दैट रिटेल इन्वेस्टर कुड गेट इनटू ट्रबल। तो इसी रीजन की वजह से ना जो बड़े इन्वेस्टर्स जो कर रहे हैं उसको हमें डेफिनेटली देखना है, उसको हमें डेफिनेटली स्टडी करना है, लेकिन हमारी तरफ से हमारा रिस्क एपिटाइट क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन क्या है, क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, वो एनालिसिस हमें खुद करना होगा और खुद डिसाइड करना होगा। और उसके अलावा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि ये जो 2 स्टार इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने रिसेंटली कौन से नए कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, मैं आपके साथ वो डेटा भी शेयर करूंगा। और वो डेटा शेयर करने से पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और कॉमेंट्स में हमारे काम को अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो एक सिंपल थैंक यू भी आप कमेंट्स में लिख के हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्री वर्कशॉप का रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, आप जाके उसको भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो डेटा है ये आशीष कचोलिया के Q2 पोर्टफोलियो का डेटा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ स्टॉक्स में इनका एक्शन न्यू है, कुछ स्टॉक्स में इनका एक्शन इंक्रीज्ड है। यानी न्यू मतलब इन्होंने नया स्टॉक खरीदा है और इंक्रीज मतलब इन्होंने अपना जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसमें अपना स्टेक बढ़ाया है। और यहाँ पर ये जो तमाम कंपनीज है यहाँ पर इसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है, यानी क्रोर्स में इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है और सितंबर 2025 में ये परसेंटेज होल्डिंग कितना है ये भी यहाँ पर आप देख सकते हो। और इस लिस्ट में वी मार्क है, प्रथम EPC प्रोजेक्ट्स है, श्री रेफ्रिजरेशंस है, विक्रांत इंजीनियरिंग है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग है और मैन इंडस्ट्रीज जिसमें इन्होंने स्टेक इंक्रीज किया है, जहां पर जून 2025 में इनका होल्डिंग 2% था जो भी बढ़ के 3% हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुकुल अग्रवाल जी का Q2 पोर्टफोलियो है जहां पर इन्होंने कुछ नए स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है और एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया भी है। और ये सारे स्टॉक्स के नाम अगर आपको देखना है और पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके भी आप ये सारा डेटा देख सकते हैं। सो आई होप आज का केस स्टडी आपको पसंद आया होगा एंड आई होप आज के वीडियो से आपने कुछ सीखा है जो आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में, आपके स्टॉक पिकिंग में आपके काम आ सकता है। और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को 2-3 ऐसे और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे उनका नॉलेज बढ़ सकता है, उनको इससे मदद मिल सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।